वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। एज यू नो आई एम कोमल दीक्षित और आप लोग आई होप आप लोग केवीएस की तैयारी जो है बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दी होगा और बहुत अच्छे से आप पढ़ भी रहे होगे। बट यस, इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे टाइम हो रहा है 4:08, सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:08 हो रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस की। एक्चुअली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जब मैंने वो जो वीडियो डाली थी कि एनआईओएस से क्या क्या ब्लॉक करने हैं, क्या करने हैं। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि ईवीएस और मैथ्स इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा डिटेल में बताओ, डिटेल में करवाओ। तो मैंने कहा था यस मैं बिल्कुल करवाऊंगी। तो थोड़ा सा जो स्केड्यूल है वो लास्ट वीक का थोड़ा सा बिजी था, बट आज संडे था, थोड़ा सा रिलीफ था, मुझे जैसे टाइम मिला तो मैंने सोचा यस बिल्कुल करते हैं। और मेरे को अभी टाइम मिला तो मैं रात के टाइम सारा एनालाइज करा बैठ के कि क्या क्या चैप्टर्स हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कल वीडियो बनाती हूँ, बट मैंने सोचा वो टाइम भी क्यों वेस्ट करना है ना, कुछ घंटों पहले वीडियो मिल जाएगी तो उससे अच्छा है कुछ बच्चे और जल्दी अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह मैं भी रात के या सुबह के कह सकते हैं हम 4 बजे वीडियो बना रहे हैं। सो कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये जो पर्टिकुलर हमारी वीडियो है वो केवीएस पीआरटी मैथ्स डिटेल सिलेबस को लेकर के होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस करा था, और मैंने कोई डिस्कस नहीं करा, मीन्स की जो केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ही ये लिख करके आया है कि आपका जो बेस रहेगा वो पूरा एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जब भी मैंने सिलेबस डिस्कस किया या आपको लास्ट बताया मैथ्स के सिलेबस के बारे में, तो मैंने यही बोला कि आपको ना मैथ्स को बेसिक जो है एनसीईआरटी को बनाना है, एनसीईआरटी ही करनी है। और इवन जो कॉम्पिटिटिव हमारे एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, लाइक DSSB, तो मैं उनमें भी बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बेस कमजोर है तो पहले आप बेस एनसीईआरटी से ही बनाओ। तो इसमें तो हमने करनी ही एनसीईआरटी है ना, तो इसमें कोई सेकंड डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत आराम से बहुत इजीली हो जाएगा। बट अब मेन बात ये है कि मैं उस टाइम पे बच्चों को बोल रही थी कि ये चैप्टर करने, ये चैप्टर नहीं करने। तो यहाँ पर आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमको करने हैं और कौन कौन से चैप्टर स्किप करने हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करा है सीरियसली, क्योंकि मेरे को भी तो मेरे लिए मटेरियल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी वीडियो उसको पब्लिश करने के लिए या ज्यादा व्यूज करने के लिए ऐसा कुछ करूँ, नहीं। आपको नहीं देखनी मत देखो, मैं कभी नहीं बोलती आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बट हाँ, इसके मैं अगर बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो, वो बात अलग है। हाँ, बट जरूरी नहीं है आपको नहीं देखनी मत देखो, बट सीरियसली आपको जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, डिट्टो मिलेंगे जो केवीएस के पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे अपने पॉइंट्स पर आते हैं, ठीक है, जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो केवीएस का सिलेबस दिया गया है, पहले इतना ज्यादा सिलेबस था और उसको करके ना इतना कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि उसमें से ना पॉइंट्स हटा दिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारा सिलेबस रहेगा वो 1st to 5th बेस रहेगा, लेकिन जो लेवल है वो 12th तक का रहेगा, ठीक है। तो 12th तक का रहेगा, यानी कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उन चैप्टर्स की या उन कॉन्सेप्ट की वो डीप होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम आगे कर पाएंगे, क्योंकि देखो 5वीं क्लास के बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो 5वीं क्लास का सिलेबस आप भी कर लोगे और मैं भी कर लूंगी। बट एक बात बताओ, जो हम 6 7 8 9 10 साल के बच्चों को सिखाने वाले हैं, तो क्या एक केवीएस एस्पिरेंट से जो 25 मिनिमम 25 22 23 इस रेंज में होंगे, इस एज में होंगे, क्या उनसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो इसका आंसर ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो लेवल जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, उस पर केवल और केवल जो है वो आप ही काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि केवीएस का सिलेबस अब है क्या। अगर आप केवीएस का सिलेबस पढ़ोगे तो सबसे पहले आपके पास है कि केवीएस में सबसे पहले हेडिंग दी हुई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड बेसिक शेप्स एंड बेसिक शेप जो है सॉलिड जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि ज्योमेट्री हमें करनी है। और ज्योमेट्री नाम से आप सिर्फ ज्योमेट्री मत समझो, ज्योमेट्री ना बहुत ब्रॉड है। भले ही उसने छोटा कर दिया केवीएस पीआरटी ने, पहले डिटेल में दे रखी थी हर एक शेप, अब जो है छोटा कर दिया। बट ज्योमेट्री के अंदर ना हमारी हर एक शेप आती है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, वो सारी हमारी ज्योमेट्री शेप में आती है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें उस हाई लेवल पे नहीं जाना जो एसएससी में पूछा जाता है। DSSB में तो ज्योमेट्री आती नहीं है, जो एसएससी में हाई लेवल पे पूछा जाता है हमें वहां नहीं जाना। हमें बेस किसको बनाना है? एनसीईआरटी को। तो ये जो सारे ज्योमेट्री वाले चैप्टर है हमें कहाँ से करने हैं? एनसीईआरटी को, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है केवीएस के सिलेबस का, प्ले नंबर्स, नो योर नंबर्स, अपने नंबरों को पहचानो, ठीक है। उसमें नंबर्स में बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद बेसिक चीजें लिखी हुई है, एडिशन, बेसिक जो 4 फंडामेंटल चीजें होती है मैथ्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वो हमको करनी है। एडिशन
अब आपसे बोला जाए कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक की प्लस आएगी, तो फिफ्थ में कैरी वाली प्लस सिखाते हैं बच्चों को, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग कि आपसे ये पूछेगा 3 और 3 कितने होते हैं 6, 5 में से 2 गए कितना बचा। तो ये तो अब हमारी कॉमन सेंस की बात है ना कि इतना तो नहीं आएगा, बट यस आपको इतना भी ज्यादा नहीं डरना जो मतलब आपने हवा बना रखा है मैथ्स को कि कैसे आएगा, क्या करें, ऐसे करें। देखो प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी एक अस्त्र है हमारे पास, एक अस्त्र किसी भी चीज को करने का। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी, ईवीएस के लिए तो एनसीईआरटी। और जब हमें सोर्स पता है तो इसको अच्छे से घोट के पीने में ही भलाई है। इससे अच्छा कि आप कहीं और किसी और की तरफ बुक किसी भी और बुक की तरफ भागोगे तो देखो वो आपकी बेवकूफी होने वाली है। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है, आपको जैसे क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको ही पता है। थर्ड पॉइंट है इसके बाद हमारा मैथ्स में सिलेबस में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद। मैं ये सिलेबस पहले आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, आगे कराने से पहले मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं कुछ गलत नहीं बता रही। मीन्स आप खुद से एक सेल्फ एनालाइज कर पाओ कि हाँ हम सही चीज पढ़ रहे हैं, सही चीज हम करने वाले हैं। इसके बाद मैथ्स के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक जोड़ दिए उन्होंने, फ्रैक्शन, डेसिमल, मेंसुरेशन, एरिया, जिसमें सारे अपने आप ही आ जाएंगे। एरिया, मेंसुरेशन में तो कितने सारी चीजें आएंगी, वॉल्यूम आएगा, कैपेसिटी के बगल में लिख रखा है वॉल्यूम, है ना सिलेबस में। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो अभी आप फर्स्ट सेकंड क्लास की तो बुक करने नहीं जाओगे क्योंकि वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बेसिक है, बट फिर भी आप एक बार सारी एनसीईआरटी पर नजर डाल लेना फर्स्ट टू फिफ्थ की। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मीन्स ये तो देखो बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। और ये नहीं है कि इसमें आप सिर्फ 2+2 लेकर के चलो, नहीं, अगर 6 डिजिट की प्लस आ जाए तो आप उसको प्लस करके आंसर सही निकाल पाओ, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, सेम विद द सब्ट्रैक्शन, सेम विद द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और सेम विद द डिवीजन, सेम विद द डिवीजन। ठीक है, ये चारों चीजें हमारी बेसिक है, ये हमें आनी ही आनी चाहिए हर तरीके से। कैसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसके साथ ही इसमें बॉड मास का भी यूज आपने सीखना है। और आई होप आपको पता ही होगा, ब्रैकेट ऑफ हटा दो फिर भी ये कि पहले अगर आपको दिया हुआ तो पहले आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखो एक नॉर्मल सी बात है, हम ये बच्चे को फिफ्थ सिक्स क्लास में सिखाने लगते हैं और आप तो उनको पढ़ाने जा रहे हो। तो एक जो केवीएस है जो इतना बड़े लेवल पे नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो वो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ही कि भाई आप ये बोर्ड मास करके जाओ। तो उन्होंने जो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखा है ना, तो इसके साथ आपको बोर्ड मास प्रिपेयर करना है, ये आपकी खुद की ड्यूटी है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड क्लास की बुक छोड़ देते हैं, हम सीधे आते हैं क्लास थर्ड में। ठीक है, तो आप जब क्लास थर्ड की एनसीईआरटी उठाओगे, देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बता दूं। आप एक बार एनसीईआरटी की सारी बुकें सारे पेज पलट पलट के देख लोगे, आपको आता ही होगा, आप इतने समझदार हो, आप इतने बड़े हो, आप ऐसे पलट के देख लोगे तो आपको आता होगा, पर ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता ही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं चैप्टर लिखने जा रही हूँ ये ना आपको हाथ से करके जाने हैं। मीन्स आप देख के इसको नहीं बोलोगे, बट आपको इसको करना है। भले इसमें 2+2 लिख रखा है, बट आपको ये करना है। ठीक है, ये जो चीज आप कर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाहर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं डेफिनेटली ये चीज कह रही हूँ, मेरी भी मैथ्स में ठीक ठाक मार्क्स इसी वजह से आते हैं क्योंकि मेरा बेस बना हुआ है, सच्ची बता रही हूँ। और मैं बस यही चाहती हूँ, देखो मैं जो फेस कर रही हूँ ना, इतने टाइम से नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, और बार बार आकर के रह जाना बहुत गंदा लगता है, बहुत ज्यादा थोड़े टाइम के बाद ना चीजों से डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं या सिंगल एक वीडियो किसी तरीके से रहते हैं वो किसी भी एग्जाम में रहें, हर एक तरीके से हो जाए। तो मैं कभी आपको गलत सजेशन नहीं दूंगी और कभी झूठ नहीं बोलती, फैक्चुअल चीजें वाली बातें होती हैं। और कभी भी अपने प्रमोशन की बात नहीं करती कि मेरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, व्यूज करो, करना है करो, मत करना मत करो, कोई बात नहीं, बट आपकी चीजें वो काम आ रही है ना, ऑल इट डज मैटर। आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हो कि आपने अच्छा पढ़ाया या ये हमारे काम की, मेरे को सच में वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बजाय कि मैं लोग इकट्ठे करूंगी। वो देखो, अगर मेरे व्यूअर्स 5 भी हैं और 5 लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं उन 5 के लिए वीडियोस बनाऊंगी, मुझे 5,500 नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। देखो ईवीएस की सीरीज है, स्टार्ट करी, मुश्किल से 100 लोग देखते हैं, बट उन 100 लोगों के लिए मुझे पता है वो 100 लोग देख रहे हैं, उन 100 लोगों के काम आ रही है ना, तो मुझे वो वीडियो बनानी है उन 100 लोगों के लिए। अगर एक बच्चा भी देखेगा तो मैं उनके लिए भी बनाऊंगी। तो सेम मैं यहाँ पे जो चीज कह रही हूँ, अगर आप लोग देख रहे हो ना, इनको करके जाना, अभी ना सही, 1 महीने बाद ना सही, बट जब आप एग्जाम देकर के आओगे, एग्जाम देख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ करा है, आप कुछ करके गए हो। देखो मैं तो यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन करना तो आपको है, आप ही करके जाओगे, तो ये आपके ही काम की चीज है। तो क्लास थर्ड में हमें सिर्फ एक चैप्टर करना है, 14 चैप्टर, और जो कि 14 चैप्टर है हमारी थर्ड क्लास की बुक में। देखो और सारे चैप्टर ना बहुत आसान है,
बहुत आसान है सारे चैप्टर। एक 14 चैप्टर कर लेना जिसमें है रुपये एंड पैसे, ठीक है। रुपये एंड पैसे इस चैप्टर का नाम है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रुपये को पैसे में चेंज करना, पैसे को रुपये में चेंज करना, सिंपल। और एक 10वां चैप्टर है प्ले विद पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न आपका अलग से केवीएस के सिलेबस में लिखा था, इसलिए ये हर एक जिस जिस क्लास में पैटर्न के नाम का चैप्टर था मैंने उठा लिया उसमें, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल है अगर आप करना चाहो, क्योंकि बहुत आसान पैटर्न है, ऑब्वियसली थर्ड क्लास के आप कर लोगे। ये आपका ऑप्शनल है, बट रुपये एंड पैसे आपको क्लास थर्ड का करके जाना है, बस 2 चैप्टर आपको करने हैं। और अगर आप सारे चैप्टर नहीं भी करते, ठीक है, अगर आप सारे चैप्टर नहीं भी करते, सारी बुकों को दोबारा दोबारा उठा के नहीं देखते, इट्स ओके, टाइम की कमी है, आप नहीं कर सकते, बट ये जो चैप्टर मैं लिखवा रही हूँ इनको डेफिनेटली कर जाना, ठीक है। ये आपके ही काम की चीज है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने लास्ट टाइम का केवीएस का एग्जाम दिया था, तो मेरे को खुद को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अभी जब मैं सारी चीजें एनालाइज कर रही थी कि कौन सा चैप्टर आएगा, किस चैप्टर में क्या कंटेंट है, तो उसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी एनालाइज करे, क्योंकि मैथ्स पिछले से पिछली बार मैथ्स नहीं थी, ठीक है। 40 नंबर की रीजनिंग होती थी, उस टाइम पे मैथ्स नहीं थी, तो लास्ट ईयर की जो मैथ्स थी तो मैं उससे रिलेट कर पा रही थी कि क्या ये टॉपिक उससे मैच कर रहे हैं, तो यस ये बिल्कुल कर रहे हैं। तो यही फायदा है, दूसरों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ आप लोग, ठीक है। क्लास 4th में आपको 13 चैप्टर करना है, विच इज फील्ड एंड फेंस, ठीक है। ये इसमें ना आपको 3rd 4th 5th में ना नाम थोड़े चैप्टर्स के अजीब अजीब लगेंगे, बट इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो कमाल का है। देखो फील्ड एंड फेंस का मतलब है एरिया, ठीक है। फील्ड और फेंस का मतलब है एरिया, फील्ड का मतलब क्या है एरिया, और फेंस का मतलब क्या है पेरीमीटर। तो इसमें क्या है, आपको शेप्स का पेरीमीटर और एरिया निकालना सिखाएंगे, तो जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से है वो आराम से कर लेगा, ठीक है। जो जो बिल्कुल बेसिक, मतलब देखो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो ऑब्वियसली कर ही लेंगे, नो डाउट। स्पेशली वीडियो उनके लिए है जिनका बेस कमजोर है, उनको यहाँ से बेस भी मजबूत होगा और साथ ही साथ वो केवीएस के लिए भी प्रिपेयर कर जाएंगे, ठीक है। फिर इसके साथ ही है नेक्स्ट प्ले विथ पैटर्न। मैंने पहले भी बोला कि प्ले विथ पैटर्न में बस इसलिए ले रही हूँ चैप्टर क्योंकि केवीएस के सिलेबस में एक पैटर्न अलग से दिया हुआ है, तो जितने भी पैटर्न है आप कर लो प्ले विथ पैटर्न। ये भाई आपका ऑप्शनल है अगर आप करना चाहो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ के भी जाओगे कर लोगे क्योंकि बहुत ईजी पैटर्न है। अब आते हैं हमारा क्लास 5th पर, ठीक है। क्लास 5th में अब जैसे जैसे, अब आपको भी पता है जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगी आपका लेवल भी बढ़ता रहेगा, और बट डोंट वरी, मैं आपके साथ में ये बिल्कुल डिस्कस करूंगी कि किस में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। किस में हमने क्या क्या पढ़ना है और किसके अंदर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्पेशली कंटेंट की बात है, मान लो किसी के अंदर कुछ दिया हो किसी के अंदर कुछ, तो ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसमें हमने करना है 2nd चैप्टर, जो कि हमारा शेप्स और एंगल का। शेप्स और एंगल, किसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करी गई हैं। फिर इसके बाद हमने करना है 6th चैप्टर, जो कि हमारा मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है। इन चैप्टरों के नाम थोड़े से फनी फनी है, मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख लिए, बट इसका चैप्टर का नाम है बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। बी माई, कंफ्यूज मत होना अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, तो इसका है बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर, कि तुम मेरे मल्टीपल बन जाओ तो मैं तुम्हारा फैक्टर हो जाऊंगा, अपने आप ही हो जाएगा वो तो खैर, ठीक है। तो मेन चीज में क्या बात हो रही है, मल्टीपल एंड फैक्टर की। सो जब हमने एलसीएम की बेसिक वीडियो करना स्टार्ट करा था, तो उसमें ही मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के टाइम पे बताया था कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, सिंपल, ठीक है। फिर 7th चैप्टर है हमारा अगेन प्ले विथ पैटर्न, पैटर्न के साथ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, इजी पैटर्न है, कर लोगे आराम से, ठीक है। आपके लिए ऑप्शनल है, आपके ऊपर, अगर कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर है हमारा 10th चैप्टर, जो कि है 10th एंड 100th। देखो ये ना फिर नाम से लग रहा होगा कि ये क्या है 10th 100, हम 5th इतने बड़े होकर के हम ये करेंगे क्या, 10th क्या होता है 100 क्या होता है। तो ये 10th और 100 जो है ना, ये क्या है, ये पॉइंट्स की बात हो रही है, डेसिमल। बेसिकली इस चैप्टर में आपको डेसिमल सिखा रहा है, नाम नहीं डायरेक्ट दे रखा डेसिमल। 6th क्लास से आपको नाम मिलेंगे नहीं, लेकिन डेसिमल। देखो जो ये पॉइंट मान लो 128.10 है, ठीक है, एक जीरो और लगा लो, कुछ भी एक नंबर लगा लो, तो 1 to 8 पॉइंट जो है ना, तो पॉइंट के बाद इधर ना हम टेंथ लगा करके करना काउंट कर लेते हैं, ये होता है 10th, ये होता है 100th, ये होता है 1000। बट 5th क्लास की बुक में 1000 जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ, सिर्फ 10th और 100 इंट्रोड्यूस करा हुआ है। तो वही आपसे सिलेबस में आपने भी इतना ही पढ़ना है, 10th एंड 100 डेसिमल, मीन्स कि ये वाला नंबर हो जाता है हमारा 10th, जैसे जब हम बोलते हैं ना 1/10, तो ये होता है ये, ठीक है, ये वाला, और ये वाला होगा इसका 1/100। और अगर हम इसको लिखेंगे ना तो हम इसको 10th करके फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स ये सारी चीजें आप सीखोगे, अभी आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा।
जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे लिए भी न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता था। पॉइंट के इधर पढ़ते हैं 1 10 100, बट इधर आकर के 10th, ये 10th लग जाता है, 100th लग जाता है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब तो खैर काफी साल हो गए, बट उस टाइम पे तो हो सकता है आपको भी यहाँ से काफी सारी न्यू चीजें सीखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया के अंदर ही बाउंड्री, यानी कि अब आपको समझ में ही आ रहा होगा बाउंड्री से क्या होता है, पेरीमीटर। एरिया से हमारा एरिया जो निकलता ही है, ये इसका 11 चैप्टर है जो आपको करना है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या है, एरिया और पेरीमीटर आपको सीखना है, काफी सारी जितनी भी शेप्स बुक में दी गई हैं उनका बेसिकली। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने करना है 30 चैप्टर, वेज टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज नहीं। ये चैप्टर मैंने इसलिए सिलेक्ट करा है, वे टू मल्टीपल एंड डिवीजन, कि यहाँ से ना आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, और ये यहाँ से हो सकता है आपके इंटरव्यू में काम आ जाए। पेपर में तो नहीं काम आने वाला, देखो पेपर में बी ऑनेस्ट ये काम नहीं आएगा, बट यस ये आपका इंटरव्यू में काम आ सकता है। इसमें क्या बहुत तरीके के मल्टीप्लाई करना सिखा रखे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, कि जैसे कि 6 का टेबल हमें करना है, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का टेबल 2 4 6 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का टेबल 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 6 6 9, है ना, 6 9 और कितना आएगा 12। ठीक है, तो बराबर ये है। बट अब अगर हम बच्चों के इनको फैक्टर करते हुए देखें तो देखो इनके फैक्टर करने पर जैसे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, तो बीच बीच के चैप्टर जो फैक्टर है वो स्किप है, मतलब इस तरीके से तरीका बताया गया है। या फिर जैसे कि हमें एक तो ये तरीका है, ठीक है, मतलब अलग तरीके से बताया गया है, उसमें स्किप करके जाने का कि बीच वाले फैक्टर हम कैसे भरे। ठीक है, एक सेकंड तरीका हमें डिवाइड करने का बताया हुआ है जो माइनस वाला होता है, जैसे 50 है, ठीक है, 50 को 5 डिवाइड कर दिया 45, फिर 5 माइनस करा 40, जैसे ये जो सब्ट्रैक्शन वाला डिवीजन होता है ना, एक वो तरीका है। मतलब तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं कि किन किन तरीकों से मल्टीप्लाई और डिवीजन करा जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहो तो करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, 5th क्लास की बुक में इतना ही था। अब जो है हमारा रियल स्ट्रगल शुरू होने वाला है, मतलब कि रियल आ गया बाहुबली। यहाँ से देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, अच्छी खासी मेहनत लेगी। देखो 20 नंबर चाहिए ना, तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से क्या है आपका बेसिक बन जाएगा, यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें पता चल गई, मल्टीप्लाई क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, हाउ टू मेजर, सारी चीजें, वॉल्यूम, एरिया, सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल गई। थोड़ा थोड़ा बेस मजबूत हो गया। अब क्या है, अब उस बेस पर ना आपको काम करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया, ये चीज है, और एक एक दो दो एक्सरसाइज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए। अब लेकिन जो 6th क्लास है ना, यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, इवन मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैंने भी सोचा है कि फिर भी मैं भी ना करूंगी सारी एक्सरसाइज, दोबारा दोबारा खुद से अपने हाथ से एक बार करूंगी। बच्चों को पढ़ाते हुए तो बताती हूँ, बट मैंने खुद से नहीं कभी करी हुई है, तो बट मैंने सोचा है कि मैं करूंगी। एक दिन कोई भी 6th क्लास की बुक ले ली, कर ली 7th की, मतलब बस अभी सोचा ही है। बाकी आई होप मैं कर पाऊँ अच्छे से पूरा, अब क्योंकि इस बार कुछ छोड़ के नहीं जा सकती, रिस्क नहीं ले सकती मैं भी। फिर हमारा क्लास 6th, तो इसका फर्स्ट चैप्टर ही है नोइंग नंबर्स, जो कि हमारे केवीएस का जो सेकंड हेडिंग है केवीएस के सिलेबस की, सेम वही है। तो ये भी पहला यही है कि नोइंग नंबर्स। ठीक है, नोइंग नंबर्स है, इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, न्यू न्यू चीजें। कुछ ऊट पटांग सा भी है इसमें, रेसिप्रोकल वाला ये वाला, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, बट कोई बात नहीं, एक बार चीज आ जाएगी तो लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है। सेकंड है होल नंबर। आई होप आपको पता होते हैं होल नंबर क्या होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से ही चलते ही रहते हैं इन्फिनिटी तक, कभी खत्म नहीं होते होल नंबर्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपस में इनका प्लस करवा दिया, कभी माइनस करवा दिया, कभी मल्टीप्लाई करवा दिया, कभी इनका डिवाइड करवा दिया, बस ये है इस चैप्टर में। ठीक है, नंबर्स के साथ बेसिकली खेलना। होल नंबर तो क्या है पता ही है हमें कि 0 से स्टार्ट होते हैं, बट इस एक्सरसाइज में ये है प्लस माइनस करवाना नंबर्स का आपस में, बस ये चीजें हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखो जो केवीएस का सिलेबस है प्लेइंग विद नंबर्स, उसमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में लिखा हुआ है कि नो योर नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स वाले चैप्टर थे ना, मैंने उसको उठा लिया आपके लिए ही, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही, कि सारे नंबर्स वाले हमें चैप्टर करने ही है, नो मैटर अब उसमें कुछ भी हो। प्लेइंग विद नंबर्स है, होल नंबर्स है, नोइंग योर नंबर्स है। इस वाले चैप्टर में क्या है आपको बताएंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
होल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ से तो आप जान ही जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। फिर उनका आपको थोड़ा सा उनपे ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके उनका ऑपरेशन करना है। फिर उनके बाद यहाँ पे उनको थोड़ा सा आपको उनके साथ खेलना है, ठीक है। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा है। फिर हमारा मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। बच्चों को क्या है ना, स्टार्टिंग से नंबर तो चलो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से कर भी लेते हैं, लेकिन ये जो ज्योमेट्री होती है या जो अलजेब्रा आती है, बच्चों को स्टार्टिंग से थोड़ा सा हुआ रहता है, क्या है क्या नहीं। मुझे भी रहता था, सबको ही रहता है, इस क्या ज्योमेट्री है, कहाँ ABCD लग रहा है। बट देखो सबसे अच्छी बात यह है कि अलजेब्रा हट गया, अलजेब्रा नहीं है। अलजेब्रा क्या है, जब हमारे नॉन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नंबर मीन्स कि जिन्हें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बोलते हैं, उनको आपस में मिला करके कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो हमारा वेरिएबल होता है अलजेब्रा। बट अलजेब्रा हट चुका है, तो हमें अलजेब्रा का नहीं करना। बट यस, जो हमारी ज्योमेट्री है जिसमें हमारे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम सब कुछ आने वाले हैं, वो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज, ठीक है, ये चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो अब आपको पता ही है केवीएस के सिलेबस की बड़ी बड़ी हेडिंग थी ऊपर ही, ज्योमेट्रिकल एंड इट्स शेप्स एंड सॉलिड शेप्स, साइज एंड सॉलिड एंड शेप्स, सारी शेप्स के बारे में। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया दिया जाएगा कितनी तरीके की शेप्स होती हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है, आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये शेप्स होती है, ये होता है, ये होता है, सिंपल, ठीक है। बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरी पूरी की पूरी हेडिंग है ये इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक शेप्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक शेप्स, जो हमारी शेप्स होती हैं, आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारी शेप्स होती हैं उनको बता रहा है, ठीक है। अब इससे आसान क्या ही लोगे कि बिल्कुल बच्चों की तरह स्टार्ट करा रहा है। सबसे पहले इसमें क्या, दो तरह आपको डिस्क्राइब किया गया है, 2D और 3D, ठीक है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो होती है, 2D क्या हो गया, सर्कल और ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इसमें क्या आ गया हमारा, कोन, स्फेयर, ट्रेपीजियम, इसमें आएगा ट्रेपीजियम, सारी चीजें मीन्स 2D 3D करके जो भी है इस तरीके से डिस्क्राइब करके आपको अलग से बताया गया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और हाँ, मैं ये सीरियल वाइज नहीं लिख रही, 1 2 3 4 नहीं, बुक के अंदर ये 7 चैप्टर है तो मैंने यहाँ 7 ही लिखा है, ये 10 चैप्टर है तो मैंने यहाँ 10 ही लिखा है, और ये 5th चैप्टर ही। आप सोचो कहीं ये सीरियल से चला रही हूँ, इसमें भी नहीं, ये बुक में भी 5th चैप्टर है तो वो यहाँ भी 5th चैप्टर ही है, ठीक है। इसके बाद करना है आपको इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें प्लस माइनस, प्लस वाले नंबर भी आते हैं और माइनस भी, और इनके आपस में करवाना है कि नंबर लाइन पर दिखाओ, -5 किधर आएगा, +2 किधर आएगा, इंटीजर्स में ये दिखाना है। +2 -3 क्या होता है, मतलब जैसे प्लस -5 + 3 कितना होगा, -5 मल्टीप्लाई -5 कितना आएगा, प्लस में आंसर आएगा माइनस का। तो बेसिकली इस इंटीजर्स चैप्टर में आपको वो करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में सीखने वाले। फ्रैक्शन तो बेसिकली आपको पता ही होगा, जो अपूर्ण में आता है 2/3, 1/5, ठीक है, 6/4। तो ऊपर बड़ा आ जाता है तो अनलाइक, नीचे छोटा। मैं यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा रही, बट अब इस चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हो तो इतना ज्यादा होगा नहीं है, बहुत आसान है। और इवन अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर मैं नहीं करूंगी तो ग्रुप में से कोई ना कोई जरूर आपका रिप्लाई कर देगा। मीन्स आपकी जो क्वेरी है ना, वो क्वेरी नहीं रहेगी, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप कोई भी इसमें किसी भी चैप्टर में पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी से दिक्कत आती है तो आप उसको भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और कितने सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज ग्रुप में ना करके मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, स्टिल मैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो सेम वो आपके साथ भी है। डेसिमल करना है, डेसिमल तो पता ही होगा ना, 0.2। तो इनको अगर हम उसमें दिखाएं फ्रैक्शन में तो 2 से क्या हो जाएगा, 2/10। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो लग जाता है। मान लो 204 है तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 1 स्टैंड 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। 4/100 हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सेम ऐसी की जैसे क्या है, 6/100 है या 1000 ले लो, ठीक है। इसको डेसिमल में चेंज करना है तो देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 जीरो है ना नीचे, तो ऊपर 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, पर ऊपर एक ही है। फिर क्या करोगे, तो 2 जीरो अपने आप लगा लो, 1 2 3, अब 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर ये हो गया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर 9 है हमारा डेटा हैंडलिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बिल्कुल ही हेडिंग है, डेटा हैंडलिंग है ना।
डेटा हैंडलिंग बिल्कुल भी पॉइंट टू पॉइंट टॉप पॉइंट है आपका केवीएस के सिलेबस का। बट ये इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल मैंने इसलिए ही लिखे हैं क्योंकि अगर आप ये नंबर एंड ऑल कर रहे हो ना तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन को करने के लिए उनके हथियार हैं। मीन्स मान लो आप कोई सर्जरी करने जा रहे हो तो आपको जो टूल्स वगैरह चाहिए ना, तो ये उसके टूल्स हैं। इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इनको आए बिना ना आप बड़े से बड़ा चीजें नहीं कर सकते, आपको नहीं कर पाओगे आप, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं चाहूँ तो आपको इतना लिखवा करके छुड़वा सकती थी, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में लिखा नहीं है, पर सिलेबस के जो पॉइंट्स है ना ये उसके सब हेडी पॉइंट्स है, ये कहीं ना कहीं यूज होंगे, इनका यूज होगा और आपको चैप्टर पढ़ के भी इतना समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई होगा। ठीक है, 9 चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग, 10 चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, जो कि सेम टू सेम हमारे सिलेबस से है, लिखा ही हुआ था सिलेबस में, है ना। मेंसुरेशन हमें इसमें करना है, एरिया वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो सारी चीजें हम करेंगे। फिर 11 चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आप ये सारा प्लीज उतार लेना क्योंकि इससे ज्यादा स्पेस है नहीं, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तो ऑप्शनल। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर में नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पेपर में तो आ सकता है बट सिलेबस में नहीं है। रेशियो क्या है, जैसे 5:3 है, ठीक है, और 8:80 है कुछ, तो उसको 5:3 में डिवाइड करो तो 80 मल्टीप्लाई 5, इसको प्लस करके अपॉन में 8, ऐसे करके निकालना सिखाया गया है। और अगर हमें ऐसे दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे मतलब रेशियो में कैसे लाए, वो इस चैप्टर में हमको सीखना है। बट ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, आप चाहें तो स्किप कर दो। और फिर इसके बाद है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये था हमारी क्लास 6 का सिलेबस। ठीक है, ये क्लास 3, ये क्लास 4, ये क्लास 5 और ये है हमारी क्लास 6 का सिलेबस। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारी क्लास 7 का सिलेबस देखते हैं कि क्लास 7 से हमको कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर स्किप करने हैं। ठीक है, तो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर ही है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ही अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया कि कैसे है, क्या है, क्या नहीं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, वो आपको करना है। सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, देखो क्लास 6 में ये जो चैप्टर थे अलग अलग थे, बट इसमें एक साथ ही दे दिया, और दोनों चैप्टर वैसे भी एक ये इंटर रिलेटेड होते हैं चैप्टर। ठीक है, साथ में ही आते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं चैप्टर, एक के बिना दूसरा नहीं किया जा सकता, दूसरे के बिना तीसरे पर हम नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से मैं वही सेम चीज कह रही थी, आपका बेसिक होते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। तो ये करना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे हाई हो जाता है, बढ़ करोगे आप वही चीज, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। फिर अगला है हमारा डाटा हैंडलिंग, जो कि सिलेबस का एज इट इज है, करना है, बहुत आसान चैप्टर है। डाटा हैंडलिंग, सॉरी डेटा हैंडलिंग, जहां जहां आप जैसे करोगे बहुत ज्यादा आपको लगेगा बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आराम से कर लोगे। सिंपल इक्वेशंस है, ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। बाकी आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने में चैप्टर हेल्प करेगा। फिर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, तो ये बेसिक ज्योमेट्री में ही हमारा आ जाता है, इसलिए हमें करना पड़ेगा लाइंस एंड एंगल्स, हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट है। 6th है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर है, उसमें करना है। इसमें ट्राइंगल का एरिया 1/2 होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये बताया गया है, वो उसको निकालना सिखाया गया है, सिंपल। और ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और समद्विबाहु, समबाहु और समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, आइसोसेलेस, स्केलर और इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं हमारे, ये सब बताया गया इसमें। ठीक है, ट्रायंगल। फिर है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो हमारा काफी आगे चलने वाला है और उस पर बहुत सारे ऑपरेशन भी डिपेंड होते हैं, तो हमें करना पड़ेगा रैशनल नंबर को। थर्ड है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, मतलब कि 10th चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो हमें करनी ही है, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। फिर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरीमीटर एंड एरिया, और इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लेना। अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, इवन कि मुझे भी बच्चों को कटवाने पड़ते हैं कि इतने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे करेंगे, इतने थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, 4-5 मुश्किल से छोड़, मैं बोल देती हूँ कि काट दो क्योंकि नहीं आने वाले पेपर में, बट आपको नहीं काटने, आपको करने पड़ेंगे, आप करोगे, आपके ही लेवल के क्वेश्चन है। पेरीमीटर तो फिर भी कर लोगे, बट एरिया पेरीमीटर में मीन्स की ऐसे दे रखा है, मतलब आप बताओ एक 7th क्लास का बच्चा कैसे करेगा। ये इसका है
और इसमें अंदर कुछ बना दिया है, कुछ भी बना दिया और इसके बाहर वाले का एरिया निकालना है, तो बड़े वाले का एरिया निकाल के हमको इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद भी इनको चेन नहीं है, उसके बाद भी है कि कुछ चार चार मतलब आसपास जो है बाउंड्री बनाई हुई है उसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस है। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया, तो कुछ ऐसा है, तो ये आपको करना पड़ेगा, मतलब आप करोगे इसको अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उसमें मेंसुरेशन जो लिखा हुआ है, पेरीमीटर, एरिया सब आता है, तो आपको वो करना है। ठीक है, फिर इसके बाद 13 चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है, लिखा हुआ नहीं है बट मैंने लिख लिया क्योंकि चैप्टर मुझे अच्छा लगता है और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। बट आई एम श्योर अगर आपने चैप्टर पहले नहीं करा, जिन लोगों ने ये चैप्टर पहले नहीं करा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला, तो इसमें से आपको ना डेफिनेटली 2 से 3 चीजें नई सीखने को मिलेंगी जो हमें नहीं पता थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी कोई रूल होता है, अच्छा इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि हाँ मिलेगा, जिन्होंने पहले नहीं करा। ठीक है, बाद में आप लोग बोल रहे हो कि हमें तो आता था, पता था, बट जिन्होंने नहीं कर रखा है, जिन्हें बेसिक भी नहीं पता, काफी सारी चीजें वो सीखेंगे इस चैप्टर से। बाकी ऑप्शनल है, पेपर में नहीं आएगा, आप छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो शेप्स के बारे में बात की गई है केवीएस के सिलेबस में। ठीक है, इसलिए मैंने लिख लिया। बेसिकली इसमें वैसे जहां तक है पेपर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पहले बनानी है, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार नींव अगर बन जाएगी तो घर तो मजबूत होता चला जाएगा, बट अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर कब तक ईंटें टिकेंगी, है ना। तो ये जो विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स है ना, ये इसमें एलर करके कोई था, कोई होगा जिन्हें फॉर्मूला दिया था एलर, उसके बताया गया है कि जैसे जो क्यूबॉइड होता है उसमें कितने कोने होते हैं या कितनी जो लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं, किनारे कितने होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं, फेसिस कितने होते हैं हर शेप्स में, और निकालने का जो फॉर्मूला दिया है तो वो है। ठीक है, वो पेपर में नहीं आएगा या मे बी हो सकता है आ जाए, बट जहां तक नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन करवाएगा वो आपसे, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है ना, तो उसमें से क्वेश्चन देगा, तो इसलिए। बाकी तो चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी अगर आप ये चैप्टर करोगे तो पहली बार में तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं भैया ये क्या क्या रहा है, दोबारा देखोगे तीसरी बार करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये था क्लास 7th का सिलेबस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर करने हैं भाई, बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ना है, हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, कोई नहीं, हम अपने आप को तैयार करके जाएंगे, कहीं से भी कोई सा भी आ जाए करेंगे डेफिनेटली। इसका फर्स्ट ही चैप्टर है रैशनल नंबर, तो आपको करना है रैशनल नंबर, 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फिर सेकंड थर्ड चैप्टर है इसका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसको यहीं पे छोड़ दूँ। क्वाड्रिलेटरल सिर्फ ये नहीं होता जिसकी 4 साइड होती है, तो देखो इसमें स्क्वायर भी होता है, इसमें रेक्टेंगल भी होता है, इसमें जो है ट्रेपीजियम भी होता है, इसमें ये पैरेललोग्राम भी होता है, इसमें ट्रेपीजियम भी होता है, तो इसके सारे हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में कि क्या होता है कैसे नहीं। ठीक है, सो ऑन सारी चीजें। फिर फोर्थ है हमारा इसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब देखो जहाँ पे भी ज्योमेट्री वर्ड जुड़ जाएगा हमने तो वो करना ही है, छोड़ना तो है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करनी है। फिर फिफ्थ है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग ना 8th क्लास की थोड़ी सी देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आ जाता है पाई चार्ट हमारा। पाई चार्ट में आपको पता है ना वो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो मान लो इतनी परसेंटेज दी हुई है तो इसका एंगल दिया होता है कितनी, कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है और कभी कभी हमसे डिग्री पूछ लेता है कितनी डिग्री पे बनेगा, है ना। तो ये चीजें हमने सीखनी जरूरी है, ये काम भी आगे जाके आएंगी, तो ये थोड़ी सी एक एक्सरसाइज जो है 5.4 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी 3 तो आप मजे में निकाल लोगे। आयत चित्र है, बहुभुज है, बारंबारता ग्राफ है ना, बार ग्राफ है, वो कर लोगे आराम से। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो आप अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे आराम से, बाकी ये करना है आपको। ठीक है, फिर 6th चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जिन बच्चों को ये आता है वो रहने दे सकते हैं, ये आपके कहीं भी ऐसा सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट ये मैंने उनके लिए लिखा है जिन बच्चों को मैथ्स का बेसिक कमजोर है और मैथ्स नहीं आती। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट उन्हें पता चल जाएगा कैसे क्या निकालते हैं, कि जिन लास्ट में 1 आता है 8 आता है वो किसी के स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, किसी के स्क्वायर नहीं बनते, स्क्वायर रूट भी हम ऐसी पहचान लेते हैं, सेम ऐसे क्यूब रूट 2 2 के पेयर बनाने होते हैं 3 3 के। तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है वो इसको स्किप कर सकते हैं, बट यस जिन्हें अपनी फाउंडेशन बेस मजबूत करना है उनको ये चैप्टर करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा लगेगा आपको करने के बाद, अच्छी चीजें सीखोगे। फिर नेक्स्ट है इसमें विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, तो सेम ये जो चैप्टर इसका लास्ट चैप्टर था इसमें आ रहा है,
और इसमें अच्छा खासा काम भी है करने वाला। वॉल्यूम निकालो, एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, सब सब इसमें करने वाले हो। सारी इसमें चीज सीख लोगे, अगले चैप्टर में उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, अगला चैप्टर है इसका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन करने वाले हो, वही एरिया, वॉल्यूम वगैरह एंड ऑल सारी चीजें। और इसमें एक चैप्टर अगेन है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए फिर से ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, फिर है 14 चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। तो नंबर तो हमें करना ही है, और अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज के आप छोड़े हुए इसको, प्लेइंग माई नंबर नहीं, प्लेइंग विद नंबर्स। और ये एक्सरसाइज देख के ना आप छोड़ो ही दोगे कि क्या बकवास है, क्या करें। बट अगर आप उसमें दिमाग लगा सकते हो तो लगाना, क्योंकि सारा दिमाग का खेल है और वो गेम के साथ खिलवा ही रहा है। कैसे है, जैसे कि 3a है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे b है, तो यहाँ पे a लिख दिया और यहाँ पे 4। अब बताओ a और b, मतलब दिमाग लगाओगे ना अब इसमें, क्या ऐसा नंबर होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने पर सेम वो नंबर आ रहा हो, ये है, और फिर कैरी करके मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो। ठीक है, सो ऑन करके इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप छोड़ दोगे क्योंकि दिमाग लगेगा, अरे नहीं। बट इसको करना, करके दिखाना, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होगा माइंड, बिल्कुल इसको करके दिखाना। ठीक है, और तो ये था हमारा 8th क्लास का चैप्टर, 8th क्लास के चैप्टर जो हमें प्रिपेयर करने हैं हमारे आने वाले केवीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करते हैं क्लास 9th का। देखो मैं ना क्लास 8 तक भी छुड़वा सकती थी, क्लास 8 तक ही करवा देती, बट उन्होंने ना बोला हुआ है साफ साफ कि 12 तक का बेसिक लेकर के चलना है हमको। ठीक है, पहले तो आप फोकस करना कि आप 1st to 5th की मैथ्स कर लो, 1st to 5th की करने के बाद आप 6th to 8th पर फोकस करना। 6th to 8th की मैथ्स हो गई, जब 6th to 8th की मैथ्स हो जाएगी ना तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे पास मैथ्स के क्वेश्चन ला दो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, मैं कर सकती हूँ। तो आप 9th और 10th की भी करके चलना। देखो 11th 12th में जिनके पास मैथ्स होगी वो समझ सकते हैं, उसमें टिक्नोमेट्री थी, इनवर्स ऑफ टिक्नोमेट्री था, मैट्रिक्स था, तो वो सब तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं आएगा क्योंकि वो सिलेबस में कहीं तक लिखा नहीं है। ये सब आने के चांसेस जब हो सकते थे जब आपको टिग्नोमेट्री वर्ड दिया होता, क्योंकि टिग्नोमेट्री 10th क्लास में है, 10th क्लास का 8वां चैप्टर है और सेम उसका एप्लीकेशन है 9th चैप्टर, बट वो नहीं है, तो यानी कि आपको टिग्नोमेट्री करनी नहीं है। और जो हमारी 12th क्लास की है उसमें क्या है, इनवर्स ऑफ टिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, हाइपरबोला है, मतलब यही डेरिवेटिव्स है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीजर्स है, वो क्या है ऐसे नाम मैं भूल गई, इतने साल हो गए। तो ये सब चीज़ है। फर्स्ट चीज़ में फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, और उसमें क्या है, डेरिवेटिव्स है हमारे, और लिमिटेशंस हैं, और नंबर्स हैं, और ये किसी काम के नहीं है हमारे, मीन्स ये नहीं आना है चैप्टर, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस ही है सारे। ठीक है, अभी इतने साल हो गए मैं एकदम से इतने सारे चैप्टर रिकॉल नहीं कर पा रही। प्रोबेबिलिटी तो देखो इसमें भी नहीं करी हमने, तो है ही नहीं, तो हमने वो करनी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी तो हम छोड़ के चल रहे हैं। स्टैटिक्स होता है उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो हमने छोड़ने ही है। ठीक है, तो नहीं करना है उसको, लेकिन यस 9th 10th तक का तो हमें बेस बना करके चलना ही है, क्योंकि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि बेस तो एनसीईआरटी रहेगा लेकिन लेवल जो है 12वीं तक रहेगा। तो 12वीं में आप 11th 12th को स्किप कर दो, बट 9th 10th को आप प्लीज स्किप मत करना, आप प्लीज 9th 10th को करके जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट है 9th का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे कि टर्मिनेट नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आपको करना ही है। सेकेंड चैप्टर ये थोड़ी है, हाँ ये सेकेंड नहीं है, ये थर्ड है, क्योंकि मैं भी बोल रही हूँ थर्ड चैप्टर, तो सेकेंड चैप्टर उसमें पॉलिनोमियल है, मीन्स अलजेब्रा का है, वो आपको छोड़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बहुत आसान है चैप्टर। इसमें क्या है, ग्राफ पे दिखाना है आपको कि मान लो 2 और 3 नंबर दिया है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या 0.2/3 है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 ये वाला फर्स्ट वाला, लेकिन यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा, ये सब है, बहुत आसान है। ग्राफ वगैरह से रिलेटेड मैं भी यही सोच रही थी कि वो कहाँ ही ग्राफ वगैरह देंगे या क्या, कहाँ ही देंगे, नहीं देंगे, बट फिर मुझे लगा कि उन्होंने ज्योमेट्री वर्ड लिखा है तो मे भी भैया उनके दिमाग का नहीं पता, क्या पता दे दें, और हो सकता है ना भी दे, बट आप करके चले जाओ। 3 एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज तो आप काटोगे ही। 3.1 3.2 बहुत आसान है। 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है किसी काम का, 3.1 काट दोगे, सिर्फ 3.2 करोगे। 3.2 में भी 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है, उसको करके जाना। आपको सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं, और एक क्वेश्चन में ग्राफ बना करके उस पर दिखाना है, और एक में ग्राफ से ही पॉइंट बताने हैं, बस सिंपल, बहुत आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद सीधे 6th चैप्टर करना है हमें, लाइंस एंड एंगल्स।
जो कि हमारी 7th क्लास की में था। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स ये आपको करना ही करना है, मत छोड़ के जाना। 7th चैप्टर भी है ट्राइंगल्स, बट वो मैं लिख नहीं रही। 7th चैप्टर जब आप 9th क्लास में होंगे डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के पढ़ते हैं ना आप, RHS, राइट हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, और एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, तो वो तो नहीं आने वाले। ठीक है, वो नहीं आएंगे, बट यस ये उनसे रिलेटेड ही है, ट्राइंगल लाइंस वगैरह से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। ठीक है, सेम 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो इसका क्या करना है आपको, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लो बस। ठीक है, बाकी सब स्किप करना है आपको, सब कुछ, क्योंकि उसमें सारा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसको प्रूफ करो ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, प्रूफ करो ये स्क्वायर है। तो ये सारी ऐसी चीजें ये नहीं करनी, बट यस क्वाड्रिलेटरल का 8th चैप्टर का 8.1 करना है, 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, बट आपको 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है बस। वो भी ऐसा है, मैं बता देती हूँ, बोला हुआ है चारों चतुर्भुज के चारों कोण जो है वो दिया हुआ है, और आपको जैसे इस रेशियो में दिया हुआ है 8:5:3:4, तो सबसे छोटे की वैल्यू बताओ, सबसे बड़े की छोटी बताओ। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते ही है पेपर में, आप इसके बेस पे और कर लोगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको करना है, बाकी सब स्किप कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 10th चैप्टर सर्कल। ठीक है, सर्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर में सिर्फ फिलअप है, 10.1 में सिर्फ फिलअप है, 10.2 के लिए 2-3 थ्योरम है, बहुत थ्योरम हम करेंगे नहीं। तो जो सिर्फ करने वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें प्रूफ करना है, जिसमें रेडियस निकालनी है, या जिसमें त्रिज्या की लंबाई याद करनी है, या कोड की लंबाई याद करनी है, सिर्फ आप वही करना, करने वाले करना, प्रूफ वाले मत करना, तो बहुत कम मटीरियल रहेगा करने के लिए। ठीक है, सेम विद द 9th चैप्टर। 9th चैप्टर क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड ट्राइंगल। इसमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया की बात हो रही है, तो इसमें सिर्फ आप करने वाले क्वेश्चन करोगे, जिसमें एरिया निकालना है, जिसमें चतुर्भुज का या सर्वांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, वो आप नहीं करोगे, वो आप बिल्कुल छोड़ दोगे। ठीक है, 12th चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एक अलग तरीका है त्रिभुज निकालने का, त्रिभुज के एंगल निकाल, त्रिभुज का एरिया निकालने का। देखो, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं हम, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, मीन्स की इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। बट ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती है, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग है। ठीक है, तीनों ही अलग अलग है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हिरोन साहब जी ने एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे हम हिरोन फॉर्मूला कहते हैं, वो आपको सीखना है। भले ही पेपर में क्वेश्चन ना आए, बट आपके काम आ जाएगा, कहीं भी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ आप निकाल सकते हो। और अगर बाई चांस आप 90 डिग्री वाला फॉर्मूला भूल जाते हो, ये फॉर्मूला याद है, इससे हर एक एरिया का निकल जाता है, हर ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा इससे, तो सीख लो आप, और बिल्कुल डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस को देख के बता रही हूँ, एक क्वेश्चन आया था हीरोन फॉर्मूले से, और इतनी गंदी डिजिट दी थी ना, रूट में करके आंसर आया था, तो इसको कर लेना। ठीक है, फिर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेवल यहाँ से बढ़ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में फंसोगे, कोई बात नहीं, जहाँ पे दिक्कत आएगी मुझे भेज देना, मैं बता दूंगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और यहाँ पे था एक चैप्टर है स्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें आपको करना है मीन मीडियन मोड, तो ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आपको नहीं करना है इसमें। 14.2 करनी चाहो तो कर लेना, उसमें क्या है, आयत चित्र बनाने के लिए दिया हुआ है, आयत चित्र ना, एक साथ जो चिपका चिपका के बनता है, और बार ग्राफ जो अलग अलग बनता है, वो दिया हुआ है। वो भी मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि इसको आपको ना डेटा हैंडलिंग दिया हुआ है, डेटा हैंडलिंग में आता है, ये डेटा हैंडलिंग का पार्ट है। तो अगर आप चाहो तो ये एक्सरसाइज कर लेना, बाकी मीन मीडियन मोड छोड़ सकते हो, वो एज सच आपको मेंशन भी नहीं है करने के लिए, छोड़ देना, बट ये करना हो तो कर लेना, ये आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक लगा लो, तो उसके हिसाब से। ठीक है, अब हम लास्ट हमारी क्लास 10th का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई, बट कोई बात नहीं। ठीक है, वर्थ इट है, अगर आपको यहाँ से आपके मतलब की चीज़ें मिल रही हैं, आपके काम की चीज़ें मिल रही हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट इतना देखने के बाद फिर आप बार बार इधर उधर नहीं करना, अपना एक बार पढ़ाई में बस लग जाना आराम से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इसमें रियल नंबर, और रियल नंबर के लिए इसमें 6 एक्सरसाइज है। ठीक है, 1.6 तक है, और हर एक्सरसाइज एक दूसरे से डिफरेंट है, आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे इसमें। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हो। थर्ड चैप्टर है इसमें इक्वेशन, इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स मीन्स कि मैं आपको समझाती हूँ, वेरिएबल क्या होते हैं, ABCD होती है। तो देखो, जैसे कि 2x + 3y = 500। ठीक है, 3x
प्लस 2y बराबर 1000। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। तो ये एक्सरसाइज कितने बच्चों को सॉल्व करनी नहीं आती, कितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जबकि पेपर में कितनी इक्वेशनें बनती है और बच्चे यहाँ सॉल्व करने में फंसते हैं। तो इस चैप्टर में आपको 2 से 3 तरीके सिखाए जाएंगे। 2 से 3 तरीके छोड़ो, कोई भी एक तरीका पकड़ो और उस पर हाथ अपना कमांड कर लो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करनी सीख लो। क्योंकि पेपर में आपसे तरीके थोड़ी ना पूछने वाला है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर या इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर। मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड से करती हूँ, तो आप भी किसी एक जो मेथड है उस पर कमांड कर लो और उससे इक्वेशन करनी सीख लो। बट इस चैप्टर से ना इक्वेशन बनानी सीख लो कि इक्वेशन बनाती कैसे हैं, बहुत काम आएगी जिंदगी भर। क्योंकि मैं अभी भी ना शॉर्ट ट्रिक वगैरह चक्कर मेरे को होता ही नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक से करती नहीं हूँ, मैं हमेशा बेसिक से जाती हूँ। आप जब भी मैं देखोगे ना क्वेश्चन करूंगी, हमेशा मेरा एक्स लेट वाई यही रहता है, मैं इन इक्वेशन से बना करके ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि एक तो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं शॉर्ट छोटा होता है, बट मेरे को दिमाग में घुसती नहीं, क्योंकि कितनी चीजों की कितनी शॉर्ट ट्रिक है, उन चीजों को कैसे याद रखूं, मेरा दिमाग नहीं याद रख पाता। मैं कभी भी मैथ शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पाती, मैंने सीखी भी होती है, मैं फिर भी नहीं कर पाती। ठीक है, 4th चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन, सेम इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन, तो इसमें आप सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड सीख लेना बस, और कुछ मत सीखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना हो कर लेना, स्किप कर सकते हो, अदरवाइज बाकी एक बार कर लेना। इससे बिल्कुल अपोजिट चैप्टर है, पेपर में या तो इसका क्वेश्चन आता है या इसका आता है 4 नंबर का 10th क्लास में, आपके में पता नहीं आ भी सकता है नहीं भी। ठीक है, 5th चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो ये कहीं भी एज सच मेंशन नहीं है, तो ये स्किप कर सकते हो आप, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप करना चाहो कर लेना, अदरवाइज मेंशन नहीं है कहीं भी, छोड़ सकते हो आप लोग। 10th है सर्कल, तो देखो ये ज्योमेट्री का पार्ट है, करना पड़ेगा सर्कल, और इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है, कैलकुलेटिव चैप्टर है बेसिकली। 12th चैप्टर कैलकुलेटिव है, सॉरी ये चैप्टर कैलकुलेटिव नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरम है, थ्योरम ना करके सिर्फ इसमें आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल करना, थ्योरी थ्योरम छोड़ देना। ठीक है, और ये जो 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में इसी चैप्टर के क्वेश्चन में फंसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। ये चैप्टर जो है ना ये कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी आपकी अगर ये वाला चैप्टर कर ले और आप बिल्कुल बेसिक हो। देखो क्या है, ये एरिया है, तो ये है, तो ये त्रिज्या खंड कहलाता है ना, सेक्टर कहलाता है, तो इस सेक्टर का एरिया निकालो। फिर इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको एक चौकोर दे दी, तो इस पर्टिकुलर का एरिया निकालो। तो ये कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस करके, जब ये बड़े सेक्टर में से आप ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे ना, तब ये इसका आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको सिखा रखा है इस चैप्टर में, ये सीखोगे। और यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2018 में केवीएस में, यही जो मैं नहीं करके आ पाई थी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं याद था उस टाइम पे, मैं भूल गई थी क्या थी, मुझे नहीं याद था। ठीक है, 4 साल पहले की बात है, इतना ज्यादा यूज टू नहीं थी मैं एनसीईआरटी से, तो वो रह गया था। और यहाँ पे कुछ भी आंसर दे सकता है, 90 डिग्री हमारे लिए सबसे आसान रहता है, बट अगर आपको 60 डिग्री दे दिया या आपको 30 डिग्री दे दिया, तो हमारा हेरोन फॉर्मूला काम आता है, यहाँ पे हेरोन फॉर्मूला काम आता है, इसलिए ये जरूरी है करना। ठीक है, बहुत पहिए का एरिया निकालो, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आप करने वाले हो। 13 चैप्टर जो हमारा चलते ही आ रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म भी एक ऐड हो जाता है नया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी 13.1 और 2 तो एवं ही है, बट 13.3 में लिटरली आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है, बहुत मजा आता है उसको करने में। और 14 में बस वही ना, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लेना, यहाँ से फॉर्मूला थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखो क्यूबॉइड का बढ़ जाता है, तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सेम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सेम कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, समझ रही हो ये चीजें, तो ऐसे ऐसे करके ना फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप याद रख लेना। बाकी जगह आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। जैसे क्यूबॉइड का क्या है, कर्व सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में l प्लस बी टू एच, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम बहुत आसान है, एल इंटू बी इंटू एच। सेम क्यूब पे आ जाओ, ऐसे ही एक क्यूब मतलब एक ऐसी शेप के साथ आप याद रख लेना। जैसे क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। वॉल्यूम निकालो, एक ही क्यूब, क्योंकि उसका एल इंटू बी इंटू एच था, तो इसका एक ही क्यूब। सेम कोन पे आ जाओ, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, इसमें एल यूज होता है, एच नहीं एल, ये भी कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखोगे। और इसका फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम जब हम किस में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे बेलन पे, सिलेंडर पे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया अगर आपको याद नहीं है तो मे बी आप यहाँ से भी यहाँ से लिख लो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और वॉल्यूम रह गया तो पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चौथी शेप और है स्फेयर, बस चारों का याद रखना है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे बार बार याद हो जाएगा आराम से।
फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स है, ये एज यूजल ऑप्शनल है, जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है, जो छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है। ठीक है, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस। देखो इससे बाहर सिलेबस नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, इतना भी कर लोगे तो बहुत है, और ये सच में बहुत है। ठीक है, इसको हल्के में मत लो, इसको करने में टाइम जाएगा, करने बैठोगे ना आराम से 2 महीने लगेंगे, बट उसके बाद डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम जितना भी है उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से मेहनत से करो, जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बताओ, जो पूछो, अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं करूँगी। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।